देखिए सुरभि, मैं इस पूरे जो प्रकरण है इसको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हूं, जहां पर घटना हुई थी। और ये जो रास्ता आप देख रही हैं, ये जो रास्ता है, इसी तरफ से युवराज आ रहे थे। और ये शुक्रवार रात की बात है, करीब 12 बजे की। और ये जो गाड़ी है सीधी ओवर स्पीड से गाड़ी थी, और सामने जो है ये जो मॉल है उसका बेसमेंट खुदा हुआ, जहां पर अभी बैरिकेडिंग लगा रखी है नोएडा प्राधिकरण ने। और सीधी जो उनकी गाड़ी है वो उसके अंदर चली जाती है, और जाने के बाद में वो गाड़ी डूबने को उन्होंने तुरंत ही अपने पिता को फोन किया कि पापा मेरी गाड़ी जो है नाले में गिर गई है। तो उनके जो पिता, इनका जो घर है यहाँ से घटनास्थल से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर इनका घर है। साथ ही जो इनके पिता थे वो दूसरे नाले के, उनका दूसरा नाला था, वहां पहुंच गए। लेकिन पता चला कि जो नाला है हमारे घर के पास वाला नाला है। तो यहाँ पर जब उनके पिता है उन्होंने देखा तो गाड़ी जो थी वो गाड़ी के ऊपर लेटे हुए थे, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बना रखा था। तो साथ ही उनका कहना ये है, जो वहां पर जो चश्मदीद लोग थे उनका कहना यह है कि वो गाड़ी पर ऊपर लेट गए थे जिससे गाड़ी नीचे न जाए। लेकिन वो करीब 1.5 से 2 घंटे तक तड़पते रहे और लोगों से चीख पुकार करते रहे कि मुझे बचा लो, लेकिन उसे कोई बचा नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा प्राधिकरण जो है, अब से पहले भी यहाँ पर कई बार घटना हो चुकी है। एक बार ट्रक की घटना हो चुकी है, साथ ही जो स्थानीय लोगों ने बताया अभी कि यहाँ पर कई बार घटना हो चुकी है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने कोई सबक नहीं लिया। अब नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर वो पहले से इस चीज का संज्ञान ले लिए होते तो शायद आज जो है युवराज हमारे बीच होते। साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ हैं, लोकेश सैम एसीओ हैं, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो है व्यवस्था जो चाक चौबंद कर दी गई है, और रोजाना यहाँ पर जो बेशक यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की हो, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया हो, रिफ्लेक्टर नहीं लगाया, लेकिन पहुंचने पहले जो उनके कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया है। साथ ही यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि जो अधिकारी हैं, जो नोएडा प्राधिकरण के सीओ हैं, वो नाराज ना हो। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ हैं उन्होंने कल ही जेई के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए जेई को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पूरी हमारे साथ जो है अभी साथ में हमारे साथ जो है देख सकते हैं जो चश्मदीद हैं वो मुनिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनिंदर जी, आप घटनास्थल पर हैं, पूरा प्रकरण बताओ कैसे था? ये जी 16 तारीख की रात की घटना है। 12 बजे के करीब गाड़ी गिरी थी। लगभग गाड़ी के साथ लड़का 1.5 से 2 घंटा जीवित रहा है, एकदम सुरक्षित था। अगर उसे बचाया जाता तो 100% वो बचता। गाड़ी किधर से आ रही थी, थोड़ा बताइए, आप घटनास्थल पर हैं। इस सामने से गाड़ी आई थी। कुछ नहीं था। है ना, बैरिकेड बिल्कुल एकदम चिकना है। ब्रेक भी मारेंगे तो गाड़ी सीधी जोड़ में जा पड़ेगी। 30-40 फुट के है जोड़ में। 16 तारीख की रात को 12 बजे के करीब वो लड़का गिरा है गाड़ी लेके। ठीक है जी, 16 तारीख को 12 बजे के करीब गिरा है लड़का। तो मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ। मेरा लगभग 40 मिनटों में यहाँ ठीक है, नेटवर्क इशू होने की वजह से हम कंचन आपसे फिलहाल नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करने के लिए मैं अपने टीम से दरख्वास्त करूंगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो अब तक अपडेट सामने आ चुके हैं और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इससे जुड़ी पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मैं डूब रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये शब्द आज भी उस पिता के कानों में गूंज रहे हैं और जिंदगी भर गूंजते रहेंगे, जो मौके पर पहुंचे और भीड़ में अपने बेटे की सांसें टूटती हुई देखते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासन पहुंचा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। 70 फीट गहराई, ठंडा पानी और हिचकिचाता सिस्टम, न गोताखोर, न पर्याप्त उपकरण, न कोई फौरन एक्शन। रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ वक्त काटा गया। लापरवाही का डिलीवरी एजेंट। जब वर्दीधारी पानी की गहराई नाप रहे थे, मोनिंदर ने अपनी कमर में रस्सी बांधी और उस सियाह पाताल में छलांग लगा दी। कार के शीशे के पीछे टॉर्च की आखिरी टिमटिमाती रोशनी और युवराज की चीखें मोनिंदर के कलेजे को चीर गई। वो आखिरी दम तक टॉर्च जलाकर मदद मांग रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं था। मोनिंदर अकेले मौत से लड़ रहा था और पूरा सिस्टम किनारे खड़ा था।
वो युवराज को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि इंसानियत किसी वर्दी या ओहदे की मोहताज नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 दिन पहले इसी जगह एक ट्रक गिर चुका था, फिर भी न चेतावनी बोर्ड लगा, न गड्ढा भरा गया। लापरवाही की कीमत इस बार एक जिंदगी ने चुकाई। टाटा यूरेका सोसाइटी के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में मोमबत्तियां और बैनर जस्टिस फॉर युवराज, नारे बिल्डर के खिलाफ, नारे नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ, हर सवाल सिस्टम से। युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जहां हादसा हुआ वो प्लॉट नोएडा अथॉरिटी के कब्जे में है। जिस गड्ढे में कार गिरी उसका कब्जा नहीं लगाया गया। दुर्घटना संभावित जगह, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं, क्यों? लेकिन सवाल यह है, क्या एफआईआर से सिस्टम सुधरेगा या अगला हादसा किसी और नाम के साथ होगा? युवराज चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिस्टम को देना होगा। अगर गड्ढे खुले रहेंगे तो मोमबत्तियां जलती रहेंगी। और इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए इस मुद्दे को लेकर के आलोक वत्स जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है, और साथ ही हमारे कंचन भारद्वाज उस जगह मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ था। तो फिलहाल हम अपने संवाददाता का भी बीच बीच में रुख करते रहेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले मैं आलोक वत्स जी आपका रुख कर रही हूं। सर, नोएडा से ये पहला मामला सेक्टर 150 से सामने नहीं आया है। उसी स्पॉट को लेकर के चश्मदीद की ओर से बताया गया कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कुंभकर्णी नींद क्यों सोई हुई है नोएडा अथॉरिटी? सर, ऑडियो म्यूट है आपका, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। एक मिनट, कैन यू हियर मी नाउ? जी सुरभि, ये जो हादसा हुआ है ये दिल दहला देने वाला है। और इसके पहले भी एक ट्रक जाके गिरा था वहां पे, खैर उसमें किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन को, नोएडा अथॉरिटी को इनको संज्ञान में लेकर वहां पे वो सारी चीजें लगानी चाहिए थी। रिफ्लेक्टर, बाउंड्री वॉल मजबूत करना चाहिए था, और वहां पर डायवर्जन का भी एक बोर्ड जो रिफ्लेक्टर के तरीके से काम करे वो लगाना चाहिए था। इसमें भयंकर भूल हुई है और ये सभी लोग उसके मौत के जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो 50 फुट गहरा था कि 70 फुट था, ये अभी सही से कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन 50 फुट गहरे नाले में बेसमेंट के गिर के, और वो लड़का लगातार अपने मोबाइल से अपने परिजनों को की मदद की गुहार लगाता रहा, और वहां पर 80 के ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। वो तो मनिंदर को शाबाशी देनी चाहिए थी जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उस पानी में उतरने का फैसला लिया, लेकिन खैर वो नहीं बचा सका। ये जेनोसाइड है। ये जितने भी लोग इससे संबंधित हैं, दे शुड बी टेकन टू टास्क। इस तरीके की हादसे होते रहते हैं, बिल्डर अपनी मनमानी करते हैं और जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तभी जाकर ऐसी घटनाएं। सर, तो इसकी देखरेख कौन करेगा? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है। बिल्कुल, और शासन के संज्ञान में आया है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जो भी इसके लिए दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर, सतीश पाल के स्टेटमेंट को सुना था कल आपने? नहीं, मैं नहीं सुन पाया था। सतीश पाल ACEO है नोएडा अथॉरिटी के, उनकी ओर से बीते शाम को जब एक स्टेटमेंट दिया गया तो ये कहा गया, नोएडा अथॉरिटी के पेज पे भी वो वीडियो पोस्टेड है, वो स्टेटमेंट पोस्टेड है। उनका ये साफ साफ कहना है कि इस मामले की जानकारी अभी हमें नहीं है कि वो प्लॉट किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद से उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के पेज पे ही दोबारा से उसे अपडेट किया गया और ये बताया गया कि किसके नाम पर अपडेटेड है। लेकिन जरा सोचिए कि ACEO को ये घटना जब हुई, उस घटना की काफी देर तक भी ये नहीं पता था कि वो प्लॉट किसके नाम रजिस्टर्ड है। कार्रवाई तो सर फिर तो ऐसे बहुत दूर तक वो खिंचती चली जाएगी, देरी होती रहेगी। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नोएडा अथॉरिटी है तो सर सुनवाइयां कब होंगी, कार्रवाई कब होगी, कितनी और जिंदगी ऐसी जाएंगी? ये आपका कहना सही है कि इतने बड़े अधिकारी को अगर ये नहीं मालूम है कि वो
प्लॉट किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बयान है। खैर उन्होंने बाद में अपडेट किया कि ये किसके नाम पर है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जब ट्रक का हादसा हुआ उसके बाद ही सबको इसके संज्ञान में लेकर और जितने भी मेजर्स थे इस यहाँ पर इस तरीके की घटना को अवॉइड करने के लिए वो तुरंत ले लेने चाहिए थे। ये भयंकर लापरवाही है। मैंने कहा ये जेनोसाइड है, ये जान से मौत को न्योता देने का घर था ये। और अभी जो मुझे पता लगा है कि वहां पर मलबा डाला जा चुका है, लेकिन अभी भी रिफ्लेक्टर और चीजें अभी तक नहीं लगी हैं। ठीक है आलोक सर, मैं आपके पास लौटती हूं। कड़ी कार्रवाई करके जो भी दोषी है उनको छोड़ेंगे नहीं। पूजा जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से लाचार होता जा रहा है, दम तोड़ता जा रहा है और मासूम लोगों की न जाने ये सिस्टम अभी और कितनी जिंदगियां लेगा। सुरभि जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सिस्टम की लापरवाही है, कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भाजपा के जो है वक्तव्य उठा करके देखेंगे, सरकार की तरफ से यही आता है, सिस्टम की लापरवाही है, कार्रवाई की जाएगी। उसमें सबसे हल्का जो व्यक्ति होगा, होता नहीं जिसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो ऑर्डर पास कर सके, कि बाउंड्री बनाया जाए, कि ऑर्डर पास कर सके, रिफ्लेक्टर लगाया जाए, कि ऑर्डर कुछ पास कर सके, उसको बलि का बकरा बना करके बलि चढ़ा देंगे। जो असली अपराधी हैं, जिन लोग जिम्मेदार हैं, उनको फिर छोड़ दिया जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि ट्रक, मुझे लगता है इन्होंने शायद पूरी खबर देखी नहीं हुई है, कि इनको जानकारी नहीं कि एक ट्रक नहीं, ट्रक जो गिरी थी उसको बचाने वाला कोई डिलीवरी बॉय था जिसने बचाया था। और ये सोचिए कि जो है इससे पहले भी ये लगभग, जो आपके न्यूज चैनल द्वारा ही मैंने सुना है कि लगभग इसको 9-10 साल हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और ऐसा नहीं कि 1-2 गाड़ियां ऐसे गिरती रह गई। ये आज अगर सुरभि जी आप जैसे चैनल इस पर डिस्कस नहीं कर रहे होते ना, तो ये आज भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। ये जिस तरीके से ट्रक गिरी, इससे पहले गिरी चीजें खत्म होती चली, उसका पिता अगर उठा करके अपने बेटे को लेकर के चला जाता और एफआईआर दर्ज करने की मांग नहीं करा, तो सोचिए एफआईआर दर्ज तुरंत कहाँ हुई। 16 तारीख की घटना है, आज 19 तारीख होगी। हम इतने चैनलों पे डिस्कस हो रहा है, तब जाकर के ये चुक रहे हैं कि नहीं अब एफआईआर दर्ज की जाएगी, अब कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई के नाम पे देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की या यूं कहूं भाजपा सरकार की प्रवृत्ति बन गई हुई है कि घटनाएं घटती रहेंगी, ये मूक दर्शक बने रहेंगे। जब हंगामा बरपेगा, जनता इनसे प्रश्न पूछने लग जाएगी, वो सड़कों पे आ जाएगी, तब ये कोई बड़ा बलि का बकरा ढूंढ लेंगे। अगर पुलिस की गलती हुई होगी तो कोई होमगार्ड उठा करके उसके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा कि किसके ऊपर ये कार्रवाई करते हैं। अब क्या बिल्डर की जिम्मेदारी है? क्यों नोएडा प्राधिकरण इससे बाहर हो गया हुआ है? उसको क्लीन चिट तो ऐसे देने लग गए हुए हैं आप लोग। तो जिसकी जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसके ऊपर में जब ये कार्यवाही होने लग जाएगी, तब जाकर के जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, उनके अंदर में खौफ बनेगा। और जितने पुलिसकर्मी वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, जूनियर जेई को सस्पेंड कर दिया, हो गई कार्रवाई। मैंने सुरभि जी आपको पहले ही कहा ना कि सबसे कमजोर जो मिलेगा इनको कड़ी, कि इसकी हिम्मत भी नहीं है कि ये कोई ऑर्डर पास कर सके या कुछ कर सके, उसको बलि का बकरा बना करके सूली पे चढ़ा देंगे। आप सोचिए कि इनको कार्रवाई कैसे करनी चाहिए। जितने वहां पे पुलिसकर्मी खड़े थे, जो प्रत्यक्षदर्शी बने रहे, एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय पानी में कूद सकता है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी नकारा हो रखी हुई है, कि इतने बेजिगर के लोग हैं कि वहां पर जो है पुलिसकर्मी अटेम्प्ट भी नहीं किए कि कोई प्रत्यक्षदर्शी कहे कि नहीं पुलिसकर्मी बहुत प्रयास करते रहे, उन्होंने रस्सियां लगाई, वो जो है इंस्पेक्टर नीचे उतर करके गए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2 घंटे तक वहां पर जो विक्टिम था वो गुहार लगाता रहा, वो खुद बैलेंस बना करके कार पे लेटा रहा। एक फ्लिपकार्ट का व्यक्ति नीचे उतर गया, जो पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो नोएडा पुलिस थी, वो मूक दर्शक बन करके देखती रही। तो ये जितने पुलिसकर्मी हैं, सबके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ इतनी तो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनके आगे कम से कम प्रमोशन आने वाली चीजें वो तो रुके। तो जो बाकी पुलिसकर्मी इसमें है, जिनको ट्रेनिंग दी गई हुई है, जनता का पैसा खर्च करके पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐसे आपदा के समय पे इनका जिगर ना घबराए, ये कूद करके मदद करने के लिए आगे बढ़ जाए। हम आपदा के लिए कैसे तैयार हैं? इस पुलिस के भरोसे हम आपदा के लिए तैयार हो सकते हैं क्या? और 2 घंटे, आपको सोचिए कि जो गड्ढा था वो तो था ही, हमारा पुलिस जो हमारा प्रशासन है उसको 2 घंटे मिले थे, और वो 2 घंटे में एक व्यक्ति को नहीं बचा पाया। तो आप कल्पना करिए कि हम इस पुलिस पे कितना निर्भर कर सकते हैं, हम इस प्रशासन पर कितना निर्भर ठीक है आलोक वत्स जी,
क्या कहना चाहेंगे सर? उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जब उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है सर, इतनी लापरवाही, इतनी सुस्ती, क्यों एक्शंस नहीं होती हैं? इतनी लापरवाहियां क्यों बरती जाती है? हर बार हादसे को निमंत्रण क्यों दिया जाता है? कोई बड़ा हादसा हो जाए, जब नारेबाजियां होने लगे, लोग सड़कों पर उतर जाए, तब कार्रवाई की बात कही जाती है और कार्रवाई के नाम पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है, कार्रवाई जारी है, जांच की जा रही है, जैसा भी होगा बताया जाएगा। सर, ये इस तरीके से टाल मटोल कब तक चलता रहेगा? देखिए सुरभि जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी की बातों से मैं काफी सहमत हूं लेकिन ये इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही हैं, जो ऐसे वक्त पे नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसको मानवता से देखना चाहिए। सही में चूक हुई है वहां, और ये भी मुझे बताया गया है कि पानी ठंडा होने के कारण बहुत से पुलिसकर्मी उसमें अंदर जाने से हिचक रहे थे, और एसडीआरएफ के लोग भी अगर जो वहां पहुंचे थे, खैर अग्निशमक का तो सीढ़ी उपयोग में लिया जा सकता था, लेकिन एसडीआरएफ के लोगों को तो उतर जाना चाहिए था। ये सबकी मिलीजुली जिम्मेवारी बनती है। और नोएडा अथॉरिटी, जैसा कि ये बता रही थी पूजा जी की 8-9 साल से इस तरीके का ये हादसा नहीं, इस तरीके का वहां वातावरण बना हुआ था जिसमें ऐसे हादसे हो सकते थे या होते रहे। तो ये सभी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं और हम सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी तो सर, अपनी पार्टी से अपील कीजिए कि इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, सिर्फ जूनियर जेई को सस्पेंड ना किया जाए, जो तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, जो एसडीआरएफ के कर्मचारी वहां मौजूद थे। 2 घंटे कोई अपनी जिंदगी की जंग लड़ता रहा, वो कहता रहा कि मुझे मरना नहीं है, बावजूद इसके पानी ठंडा होने का बहाना देके किसी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी लोग संबंधित विभागों से दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में एक डर पैदा हो प्रशासन के अंदर कि अगर इस तरीके से हादसा हुए तो नाप दिए जाएंगे। सर, खबर तो ये भी है कि नोएडा प्राधिकरण का लगभग 3000 करोड़ रुपए बकाया है, और उस 3000 करोड़ रुपए बकाया होने के साथ साथ में अब जब उसमें स्टे लगा, दरअसल ये प्लॉट का आवंटन सर 7 जुलाई 2014 को किया गया था, और वो भी इसलिए किया गया था, लोटस ग्रीन बिल्डर के नाम पर यह अलॉटमेंट हुआ था, और स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर अलॉट हुई जमीन को बिल्डर कंपनी ने अलग अलग लोगों को बेच दिया। इसके अलावा सर, मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। दूसरी तरफ सर, बकाया वसूल नहीं पाया यह प्राधिकरण। इसके साथ यहां जो ये बेसमेंट का काम चल रहा था वो आधे अधूरे में छोड़ दिया गया, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम ये कहती रही कि वहां पर सरिये भी पड़े हुए हैं, बेसमेंट का काम हुआ था, वहां पर पानी भर गया है, वो गड्ढा खुला है, कोई बैरिकेटिंग नहीं, कोई रिफ्लेक्टर नहीं। सर, ये सारी तो बहुत बड़ी लापरवाहियां हैं। देखिए, मेरे समझ से जैसे उनको रिकवरी के लिए 3000 करोड़ का बाकी था, तो ये अथॉरिटी ने अपने कब्जे में लेकर वहां जितनी भी मेजर्स थी जिससे ये हादसा इस तरीके का ना हो, उनको कर देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आपके रिपोर्टर के भी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें लगता है कि ये जस का तस था, मतलब इस पर कहीं से कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया जा रहा था, और इसकी बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर या पता नहीं वहां कोई और भी लोग, कोई गार्ड वार्ड तो जरूर रहे होंगे। इतनी बड़ी साइट को कोई ऐसे लापरवाही में तो छोड़ नहीं सकता। मुझे लगता है वो लोग भी कहीं सो रहे होंगे, क्योंकि वो लड़का चिल्लाता रहा और मदद के लिए बहुत देर के बाद लोग आए। ठीक है सर, आने के बाद पास इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। युवराज की मौत मामले को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रत्यक्षदर्शी ने बड़ा दावा किया, फायर ब्रिगेड वालों के पास नाव सेफ्टी जैकेट का यूज नहीं किया गया, यानी उनके पास सेफ्टी जैकेट्स थी, इसके बावजूद ये सेफ्टी जैकेट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शी की ओर से ये दावा किया गया है। तो आप सोचिए, फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई थी, वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, बावजूद इसके किसी ने यह हिम्मत नहीं की कि किसी भी तरीके से युवराज को बचाया जा सके। तो ये सीधे मौत के मुंह में ढकेलने का काम जानबूझकर किया गया है। और आप सोचिए फिर
केवल जेई जो जूनियर जेई है, क्या सिर्फ वो नपने चाहिए? सिर्फ वो सस्पेंड होने से कार्रवाई उचित ठहराई जा सकती है? क्या ये लोग उतने ही जिम्मेदार नहीं हैं जो वहां पहले से मौजूद थे? हम आपको बता रहे कि युवराज की मौत मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी की ओर से बड़ा दावा किया गया और इस दावे के तहत यह कहा गया है कि सेफ्टी जैकेट फायर ब्रिगेड की टीमों के पास थी, इसके बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक वत्स जी से हम बात कर रहे थे, लेकिन पूजा जी फिलहाल मैं अब आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी सुना कि पहले से इन बिल्डर्स के पास ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि इन पर सीबीआई ईडी जांच कर रही है, 3000 करोड़ का बकाया है। दूसरी तरफ जब ये मामला सामने आ जाए, एक चश्मदीद ये कह दे कि हमने देखा फायर ब्रिगेड टीम के पास में सेफ्टी जैकेट थी, इसके बावजूद कोई आगे नहीं बढ़ा, तो क्या ये जानबूझकर किसी को मौत के मुंह में ढकेलने वाला काम नहीं था? आपको नहीं लगता सुरभि जी, वहां पे जितने लोग खड़े थे जिनका कार्यभार था कि वो जाकर के उसको बचाएं, उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए? हम कैसे, आप सोचिए फायर समन के अगर गए और वो फायर समन वाला व्यक्ति फायर समन नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्यों है वो? ऐसे लोग रहे ना जिनको जो कर सकते हो, जिनके पास में ये कार्यभार करने की हिम्मत हो जी। आप अभी भी बात हो रहे कि जूनियर जेई को हटा दिया और भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई। कोई ये एक घटना नहीं है। आप ऐसे देखेंगे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। पुलिस कर्मियों को हमने कई बार काबिल कहा कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे, आप एक्शन लेकर के दिखा दीजिए ना। कहीं पे कोई घटना घटती है और आप कहते हैं कि हाँ प्रशासन की लापरवाही थी, और प्रशासन के नाम पर किसका सस्पेंशन होगा, किसके ऊपर वो कार्रवाई गिरेगी? सबसे कमजोर, जो आप कार्रवाई करें ना करें कुछ बोल ही नहीं सकता है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करके खाना पूर्ति करके रख देंगे। ये जितने लोग हैं ये तय होना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी थी। हमने कहा लाइफ जैकेट होने के बावजूद भाई ऐसा कौन सा पानी ठंडा हो रखा हुआ है? यहाँ कल मौनी मोर्चा था, सारे पूरे जो है। पूजा जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बार हम ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं, जहां इस वक्त संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। कंचन, इस वक्त वहां जो तस्वीरें हैं, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखाइएगा, और आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, जरा उनको भी बताइए और तस्वीर जरा दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर वो गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे को क्या भरपाई करने की काम अभी भी किया जा रहा है, शुरू कर दिया गया है या नहीं? वगैरह लगा दिए गए हैं। 15 दिन में 2 घटना हो चुकी है। पहली घटना पे कुछ नहीं हुआ था, दूसरी घटना ज़्यादा गंभीर हो गई तो उसके कारण बैरिकेड लगा दिए, वरना 8-10 साल से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी, नोएडा अथॉरिटी की इसमें सबसे बड़ी गलती है, नोएडा प्राधिकरण की इसमें सबसे बड़ी गलती है कि जब ये रोड बना था तभी ये फुटपाथ क्यों ऊँची नहीं की गई थी, तभी यहाँ पे खंबे क्यों नहीं खड़े करे गए थे। तो ये रात को 12 बजे की घटना है। लड़का ज़्यादा धुंध के कारण जोहड़ में गाड़ी लेके दाग गया था। 12 बजे से वो लड़का 1:30 से 2 बजे तक के बीच में बचाने के गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं बचा पाया। लगभग यहाँ पे 100 प्लस लोग थे। 100 प्लस लोग होने के कारण उस लड़के की इतनी दर्दनाक मौत हुई है कि उसने अपनी मौत अपनी आंखों से देखी है। 1:40 पर मैं आता हूँ। मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, 5 से 2 तक मेरी एप्लीकेशन चलती है। 1:40 पर जब मैं आया, मैंने देखा कोई भी पानी में नहीं घुस रहा है, और मुझसे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उस लड़के की आवाज़ आनी अभी बंद हुई है, क्या आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना आता है? मैंने बोला हाँ जी मुझ पे तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। नो ठीक है तो आप जाइए। मैंने देरी किए बगैर मैंने अपनी कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा उस जोड़ में दाग गया। 30 से 40 मिनट मैंने उस भाई को सर्च किया अंदर जाकर, लेकिन वो भाई मुझे नहीं मिला था। टेम्परेचर एकदम माइनस था, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी भी, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। क्यों? क्या पता वो भाई बेहोश हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई बेहोश हो जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी डूबा हो, जब इतनी देर से बचा हुआ है तो क्या पता कहीं अटक गया हो, बेहोश हो गया हो, तबीयत ख़राब हो जाती है इंसान की।
लेकिन मैं 30 से 40 मिनट बाद वापस आ गया कि मुझे कुछ नहीं दिखा वहाँ पर। हेलो कंचन, इससे पूछिएगा कि क्या इससे मामले ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं या ये सिर्फ पहला मामला था? चलिए ठीक है, कंचन के पास हम लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं और साथ ही पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। आलोक वत्स जी, अभी आपने चश्मदीद मोनिंदर को भी सुना, जो एक मामूली सा कर्मचारी फ्लिपकार्ट का, एक डिलीवरी एजेंट, और उसने इतनी हिम्मत दिखा दी। सर, सवाल तो यही बन रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो किसी की मदद के लिए वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रही है, या फिर फिटनेस फ्रीक जब पुलिस वालों को हमेशा से अज्यूम किया जाता था, सोचा जाता था, सर क्या वो फिटनेस अब नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस में? वहां के चश्मदीद गवाह के बयान से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जितने भी लोग थे 80 या 100, वो सब ट्रोजन हॉर्स थे, लकड़ी के घोड़े बने हुए थे और कुछ नहीं कर रहे थे। एक लड़का जो ऐसी जगहों पर ऐसे दूसरे आदमी को तो लोग उतारते नहीं है, लेकिन बगैर जाने हुए कि क्या वो इस काम को कर सकता है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और लोगों ने उसको कूदने दिया। वहां पे हो सकता है उसकी भी जान चली जाती अगर कोई आदमी उतावले सर वो हम सभी ने सुना। सर मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि सर नोएडा अथॉरिटी के लोग अब तक चुप है, इस मामले को लेकर सिर्फ टालमटोल कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, जांच जारी, हमने जूनियर जेई को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन लोगों का क्या? जब ये प्लॉट का आवंटन किया गया उसके बाद से जांच क्यों नहीं हुई? क्या यह निर्माण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? यहां बैरिकेटिंग क्यों नहीं लगी? रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगे? की बात सही है, सिर्फ जूनियर इंजीनियर के सस्पेंशन से मैं समझता हूं ये लिपापोती हो रही है, लेकिन जो लोग इसमें जिम्मेवार हैं ऐसे हादसे को आमंत्रित करने के लिए, उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने आपसे कहा है ना कि चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में हम इस बात को लाएंगे और त्वरित कार्रवाई करवाते हुए उस सारे पुलिस कर्मियों को, उस सारे अग्निशमक वालों को, एसडीआरएफ में भी जो लोग थे वहां वो नीचे क्यों नहीं उतरे, उनके पास जो गोताखोर है वो क्यों नहीं गए पानी के अंदर, और नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं जिन्होंने इसको जस का तस रहने दिया, उन सब लोगों पर कार्रवाई होगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। सर वादा कर रहे हैं आप? बिल्कुल, योगी जी के राज में ये बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, कहीं सर इसे ऐसा ना हो जाए कि फिर ये कह दिया जाए कि वहां पर लोग जो मौजूद थे उनकी ओर से झूठ बोला जा रहा है, या फिर इसी तरीके से जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं उन पर गाज गिर जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि वहां पर कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, कई एसडीआरएफ के कर्मचारी थे, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, गोताखोर भी रहे होंगे। तो सर ये तो जवाबदेही अथॉरिटी और जो वहां पर प्रशासन की टीमें मौजूद थी उनकी बनती है। मेरे संवाददाता कंचन लगातार मौके पर मौजूद है। कंचन, जब आपने चश्मदीद से बातचीत की तो उनकी ओर से क्या बताया गया? कौन कौन से लोग वहां मौजूद थे? क्या गोताखोर मौके पर मौजूद था या नहीं था? ठीक है कंचन, मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां नेटवर्क जोन हो कृपया करके आप नेटवर्क जोन में रहें ताकि हम दोबारा आपको कनेक्ट कर सके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बनता है, आलोक जी आप बार बार इस पर ये सिर्फ कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, हम बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे। सर ये कोशिश कोशिश कोशिश, सर ये शब्द हम कब तक सुनेंगे कि कार्रवाई होगी? ये तो ठीक उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है जैसे सनी देओल की एक फिल्म का डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ठीक वैसा ही होता हुआ हमें हर बार क्यों दिखाई देता है कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई। सर हादसा होने का इंतजार ही क्यों किया जाए? पहले से अगर रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाते, बैरिकेटिंग कर दी जाती तो शायद ये जिंदगी बच सकती थी। और सर आपने ट्रक के गिरने की बात की, क्या आपको पता है इसके अलावा भी वहां पर कई और ऐसे मामले रह चुके हैं, कई ऐसे हादसे हुए इससे पहले? ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि और कितने हादसे हुए हैं, लेकिन जरूर हुए होंगे। मैं आपको ये वादा करता हूं कि योगी जी की सरकार में
ऐसे लोगों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। अभी जो लिपापोती हुई है जूनियर इंजीनियर के सस्पेंशन पर, इसकी गहराई से गहन जांच होगी और सारे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर एसीईओ पर भी कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि वो एक दिन पहले सर 16 जनवरी का मामला, आज 19 जनवरी हो चुका है। एक दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है देर शाम का कि हमें प्लॉट किसके नाम पर रजिस्टर्ड था नहीं पता है, उस बारे में जांच की जा रही है। सर ये किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं? देखिए, चूक तो हुई है, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं कि एकाएक लाइन में खड़ा करके और लोगों को पर कार्रवाई कर दी जाए, वैसा नहीं हो सकता है। इसकी जांच तो होगी ही ना। तो सर ये तो वही जवाब हुआ जैसे सतीश पाल जी ने कहा कि नहीं पता था, अब पता करेंगे, जांच होगी, कार्रवाई करेंगे। वही आप भी कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं था। देखिए, मैंने सुन लिया, मुझे पता चल गया, अब आगे की कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सुरभि जी, आप मेरी बातों को घुमा रही हैं, ऐसा नहीं। मैंने कहा कि थोड़ा समय तो लगेगा ना कि कौन लोग दोषी थे इसके अंदर। एकाएक किसी चश्मदीद गवाह के कहने पर या किसी के कहने पर किस पर कार्रवाई कर दे? जब तक पता नहीं लगे कि कौन लोग वहां मौजूद थे, क्यों नहीं एक्शन लिया, इसके लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम एक लाइन में खड़ा करके उनको गोली से उड़ा दें। सर गोली चलाने की तो बात ही कोई नहीं कह रहा है। नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सर ऐसे हादसे होने का इंतजार क्यों किया जाए? नोएडा अथॉरिटी के लोग अपनी जिम्मेदारी अगर समय से पूरा करते तो शायद आज ये स्थिति ना होती। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस बात को इतनी प्रमुखता से आपने उठाया है, और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अब ये लखनऊ तक सारे लोगों के संज्ञान में आ चुका है और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी। आप खुद ही कल परसों में इस चैनल पर चलाएंगी कि इन लोगों पे गाज गिरी है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आलोक वत्स जी की इस बात को हम रिकॉर्ड में जरूर रखेंगे कि कार्रवाई करवाने की बात आपने कही है, आप मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचवाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो सर बिल्कुल मैं आपका खुद धन्यवाद जताऊंगी कि आपने इस बारे में अपील की ऊपर तक और फिर कार्रवाई हुई है। पूजा जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे सवाल, लेकिन सिर्फ जवाब हमें एक ही कार्रवाई होगी। सुरभि जी, अभी इन्होंने बोला कि जो है कौन कौन पुलिस वाले थे वहाँ जानकारी नहीं थी। 112 नंबर पे डायल करिए तो पूरी जानकारी होती है, और जो पुलिस वाले निकलते हैं उनके गाड़ी की पूरी अपडेट रहती है कि कौन से पुलिस वाले कहाँ पे है। और उसके बाद में नहीं, आपने कहा कि ऐसे लगा करके गोली थोड़ी चला देंगे, पता तो चले कि कौन कौन लोग वहाँ पे थे, कौन कौन लोग करने का टाइम दीजिएगा कि कौन कौन लोग थे वहाँ। तो आप एसडीआरएफ के थे, आपने 2000 जुलाई 2024 हाथरस में स्टैम्पेड हुआ था। भोले बाबा, कितने लोगों पर कार्रवाई हो गई? आपको आज तक पता नहीं चल पाया वहां पे कौन लोग थे, किस प्रशासन के अमले की किससे कहां पे गलतियां हुई। कैसे जो है 80,000 लोगों की जगह पे 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए, कैसे 25-50 लोगों की वहां पे कुचल करके मौत हो गई, आपको नहीं पता चला? अभी तक नहीं पता चला। ऐसे आपको समय नहीं रहेगा। उस पर कार्रवाई हुई है, जो प्रशासन के लोग थे जिन्होंने अनुमति दी, उन सब पे कार्रवाई हुई है। कौन कौन पर बता दीजिए मुझे। मैं आपको बता दूं कि ले देख करके 11 लोगों को आपने नामजद किया हुआ है, उनके ऊपर में अभी तक ट्रायल ही चल रहा है। और वो भी 11 लोग कौन से हैं जो कार्यक्रम का परमिशन ले रखे थे कार्यक्रम बनाने का। आपके प्रशासनिक अमला से कोई नहीं है कि आपने 80,000 का परमिशन लिया, कैसे 2 लाख लोग जो पुलिसकर्मी थे। देखिए, आप झूठ नहीं बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो प्रशासनिक कहाँ रखे हुए हैं? चुपके से आप बहाल करते चले जाएंगे। और अभी यहाँ पे जो चल रहा है, अभी आपने कैसे बहाल करते जाएंगे? ये तो गलत बात है ना कि हमने सस्पेंड कर दिया, हम चुपके से बहाल कर देंगे। हाँ, क्यों करते जाते हैं फिर आप? अब बचा करके रखेंगे, पहले उनको किसी के ऊपर कार्रवाई चलेगा, उठा करके रख लेंगे पुलिस लाइन में कि भाई इसको बचा करके रख लो। चलिए ठीक है, फिलहाल हम आज नोएडा सेक्टर 150 में जो हादसा हुआ था उसको ले, जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। और ये हादसा था या वाकई जानबूझकर किसी को मौत के घाट उतारा गया, हम आपको उस चश्मदीद की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उसने अपनी आंखों के सामने क्या कुछ देखा और सिस्टम की लापरवाही ये बार बार क्यों कोट किया जा रहा है, सुनिए जरा। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते युवराज की मौत हो गई है। मेरे साथ जो है डिलीवरी बॉय मुनिंदर जी हैं, जिन्होंने पूरी मशक्कत की बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। मुनिंदर जी, क्या कुछ वाकया था? पूरा वाकया जी 16 तारीख की रात की घटना है, 12 बजे की लगभग ये है घटना है।
वो लड़का ज़्यादा धुंध कोहरा होने के कारण तालाब में सीधा अनियंत्रित होकर गाड़ी समेत तालाब में गिर गया था। तो मेरा ऑर्डर बाजता है उसी साइड का, सेक्टर 150 का ही पास में ही 149 से 150 का ऑर्डर बाजता है। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था तो मैंने वहाँ को जाकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे प्रशासन भी था और फायर ब्रिगेड वाले भी थे, जो कि उनके पास हर सुविधा थी। वहाँ उनके पास छोटी नाव भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर प्लस रस्सा भी था उनके पास। लेकिन उन लड़कों के पास वो किस लिए नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि ये बेसमेंट है, इसमें अंदर सरिया हैं, अगर हम जाएंगे तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने देखा बोल रहे, और कुछ ये भी कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। तो मैंने देखा मगर जी कोई नहीं, मैंने 2 मिनट उनको देखा। मैं बोला उनसे क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? आप पर तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी मुझे पर तैरना आता है। ठीक है तो आप अंदर जा सकते हैं। मैंने देरी बिल्कुल नहीं की घड़ी की। मैंने 2 मिनट उनको देखा था, ज़्यादा 30 सेकंड कपड़े उतारे होंगे मैंने। उतार के मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के सीधा तालाब में उसी में दाग गया था, जो बेसमेंट खुदा हुआ है किसी बिल्डर द्वारा लॉकडाउन से पहले। उसमें दागने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को मैंने ढूंढा था। कम से कम 50 से 60 मीटर अंदर गया था मैं पहले। धुंध बहुत थी। जब मैं अंदर गया था मुझे बाहर का कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। मुझसे ये कहा जा रहा था कि अभी अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, आप एक बार देखो कर जा सकते हो तो अंदर कोई है या नहीं है। जब मैं अंदर गया मैंने पूरा तालाब छाना, बाहर भीतर लेफ्ट राइट सब जाके देखा अंदर। 30 से 40 मिनट वो लड़का मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब चुका था। जबकि वो लड़का जब जीवित था गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, उसने हेल्प मांगी थी बहुत समय, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा उसने गाड़ी के ऊपर बैठ के ये बोला था कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तो फिलहाल उस चश्मदीद यानी कि मददगार और मोनिंदर जिसका नाम बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट का एक मामूली सा डिलीवरी बॉय, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन कोशिश ये भी एक बहुत बड़ा शब्द था। उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो वहां प्रशासन का हिस्सा तो जरूर थे, वहां मौजूद तो जरूर थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो एक आम व्यक्ति ने दिखा दी। और इसी वजह से आज सवाल प्रश्नकाल में पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरीके के लापरवाह लोगों को आखिर प्रशासन का हिस्सा बनने ही क्यों दिया जा रहा है। एक बार फिर हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, अभी आपने भी सुना कि मोनिंदर की ओर से साफ साफ ये स्पष्ट किया गया, बताया गया कि उनके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर जितनी चीजें होनी चाहिए थी सब कुछ था। इसके बावजूद हिम्मत नहीं जुटा पाए वो अधिकारी, और जो व्यक्ति उसके पास कुछ नहीं था वो फिर भी कूद गया। सुरभि जी, ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है, ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए। अभी जो मैं कुछ कहूंगी तुमको लगेगा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो लिखित परीक्षा होती है उसको हटा दिया हुआ था कि पुलिस में आपको क्या चाहिए, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है, उसके बाद में आपको जिगर चाहिए होता है, आपकी फिटनेस चाहिए होती है। आप फिट होकर के दिखा दो, आप पुलिस में आ जाओ, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ। ये जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने इसीलिए किया हुआ था ना, ताकि अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपके अंदर जिगर तो आप आ जाए। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की चीजें देखने को जो मिल रही है ये कितना दुखद है, आप कल्पना ही नहीं किया जा सकता। आप लोग जितनी बार ये रिपीट होकर के चल रहा है, पिता खड़ा हो, पूरा का पूरा प्रशासन वहां पे खड़ा हो रखा हुआ है और सुविधाओं के साथ खड़ा हो रखा है। जो आप लोग ने कहा ना कि बचाने के लिए ना तो आपको वर्दी की जरूरत है हिम्मत होने के लिए, ना ही आपको किसी पोस्ट की जरूरत है। अगर आपके अंदर जिगर है तो आप करने के लिए जाएंगे। और वहां पे इतने लोग, इतनी सुविधाओं की हमको जरूरत क्यों है ऐसे लोगों की? हम जो है सरकार का पैसा, जनता का पैसा ऐसे लोगों पे खर्च ही क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे भाजपा के, अब डिबेट में बैठेंगे तो जितने भी भाजपा के नेता प्रवक्ता आएंगे वो कहेंगे कि हाँ कार्रवाई होगी, आपको कार्रवाई होता हुआ दिखेगा नहीं। अगर मेरी भी सरकार होती तो भी मैं मेरे सरकार से यही कह रही होती कि ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं,
कार्य नहीं कर रहे हैं और इनको चिन्हित करके इनको ऊपर दंडवत कार्रवाई तो होनी चाहिए। इनके इस फेलियर का इनको दंड जरूर मिलना चाहिए, ताकि जो अभी जो इस सिस्टम में लोग हैं कम से कम उनको पता तो रहे कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हमें दंड मिलेगा। हम इसके बजाय सुरभि जी आज ये भी डिस्कस कर सकते थे कि नोएडा पुलिस ने हिम्मत की दिखाई, रात को 70 फीट में व्यक्ति गिरा हुआ था, पूरा प्रशासन अमला लग गया, ये कांस्टेबल नीचे उतरा, वो इंस्पेक्टर नीचे उतरा, उसने बचाने की कोशिश की। अगर मृत्यु किसी की आ गई होती तो आ ही जाती, लेकिन हम ये तो कह रहे होते ना कि सिस्टम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं, कोई प्रयास नहीं किया, बस वहां पे मूक दर्शक बन करके खड़े रहे। और चले भी मुझे लगता है इसलिए गए होंगे क्योंकि 112 है, डायल 112 कॉल गई होगी, मजबूरी है कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से कॉल जाने के बाद में वो इतना रिकॉर्ड होता है कि आपको वहां पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, इसलिए प्रेजेंट हो गए। तो नहीं तो वो सोचते कि चलो सुबह आएंगे, अभी इतना धुंध में गाड़ी कौन चलाएगा, कौन देखेगा। ऐसे लोगों के ऊपर एक से लेते हुए, मैं कहूंगी जो छोटा से छोटा कर्मचारी से लेते हुए बड़े से बड़े कर्मचारी के ऊपर में कार्रवाई हो जानी चाहिए, ताकि जो बाकी सिस्टम में अभी लोग हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो संबंध विभाग में हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हैं, उनको पता रहे कि उनको सैलरी, उनका रखरखाव, उनकी पोस्टिंग इन्हीं चीजों के लिए हुई है। बाद में बिल्डर देखा जाएगा, बाद में नोएडा प्राधिकरण देखा जाएगा, वहां पे आप खड़े थे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप कूदते पानी में बचा पाते, नहीं बचा पाते, वो सेकेंडरी थी, प्राइमरी थी कि आपको वहां पर कर्तव्य अपना करना चाहिए था, वो नहीं किया हुआ। भाजपा के प्रवक्ता बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, पता नहीं उनको, पूरा चैनल चला रहा है कंटिन्यूअसली, एफआईआर के लिए जो है इतना जद्दोजहद करना पड़ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्क्रिप्ट रेडी कर रहे होंगे, स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तो फिर आकर के कोई एक दो बयान दे देंगे, फिर आप लोग फिर चलाने लग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कार्रवाई होगी, किसके ऊपर? फिर वो ऐसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा, हम आप फिर कोई दूसरा इस तरीके का मुद्दा आएगा, हम बैठ करके डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन ये तय होना पड़ेगा सुरभि जी, ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि युवराज जैसे दूसरे लोगों को हम ना खोए। इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी कायरता की वजह से हमें जो है अपने लोगों को खोने की आवश्यकता ना पड़े। सुरभि जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आलोक वत्स जी, अभी जो चश्मदीद थे, जो मददगार बने युवराज के लिए, हालांकि उसमें सफलता भले हाथ ना लगी हो, लेकिन सर उस कोशिश की वाकई हर कोई दाद दे रहा है। और इस वजह से सर पूछा जा रहा है कि जब 112 की शुरुआत हुई थी, ये कहा गया था कि 112 हमेशा अलर्ट रहने वाली पुलिसकर्मियों की वो फौज होगी जो लोगों को मदद पहुंचाएगी। सर मदद पहुंचाने के नाम पर ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है कि हम मौके पे पहुंच गए, हमारे पास कॉल आया तो। लेकिन एक पिता अपनी आंखों के सामने महज 27 साल की उम्र के एक नौजवान बेटे को तड़प कर मौत के मुंह में जाता हुआ वो देखते रह गए, लाचार वो खड़े रहे वहां पर। सर जवाबदेही तो तय होगी? बिल्कुल होगी जवाबदेही तय। और वहां पर जैसा कि बताया जा रहा है 80 से 100 लोग विभिन्न प्रशासन के वहां मौजूद थे और इन्होंने भयंकर चूक की है, ये मैं अपने शुरुआती दौर में ही कह चुका हूं। इनको इसके लिए नहीं रखा गया है कि किसी हादसे पर जाकर ये मूक दर्शक बन के देखते रहें। और एक मैं मनिंदर को सलूट करता हूं, जिसने हिम्मत दिखाते हुए उस घने कोहरे में ठंडे पानी में अपने सारे कपड़े उतार के और कूद गया। अगर उसको सफलता मिली होती तो पूरा देश उसकी वाहवाही कर रहा होता। आज भी वो वाहवाही के काबिल है, कम से कम उसने कोशिश तो की। सर मोनिंदर ने तो एक और बात भी कही कि ये मोड़ लगभग लॉकडाउन से इसी तरीके से यहाँ पर ये गड्ढा खोदा गया है, लेकिन कोई बैरिगेटिंग नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, किसी तरीके के यहाँ पर कॉशनरी बोर्ड नहीं लगे हैं। सर 5 साल का समय बीत चुका है लॉकडाउन लगे हुए। साल 2020 में मार्च के महीने में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 2026 की शुरुआत हो गई, लेकिन वो गड्ढा जस का तस है। वहां मोनिंदर ने यह भी कहा कि सिर्फ ये इकलौता हादसा नहीं है, एक ट्रक के अलावा और भी कुछ लोग हादसे का शिकार हुए थे। यही वो स्पॉट है, और अगर कोई नोएडा सेक्टर 150 कभी गया नहीं, वो पहली बार अगर जाता है तो फिर 100% वो भी हादसे का शिकार होने के चांसेस उसके बने रहते हैं। तो सर अब इतनी बड़ी जब लापरवाही सामने आ जाती है, बार बार मौतें वहां हो रही है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सर ये तो नोएडा प्राधिकरण को सोचना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। देखिए
मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि सारे जो अधिकारी वहां थे, जी। जिन भी डिपार्टमेंट से थे, उन्होंने भयंकर चूक की है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो थोड़ा वक्त दीजिए कि इनके ऊपर हम कार्रवाई करें और इनको हम टास्क पे लें, ताकि दूसरे अधिकारियों पर ऐसा कड़ा दंड दें कि दूसरे अधिकारियों को भी इसकी सीख मिले कि अगर इस तरीके के हादसे में आप सिर्फ मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे, आपके साथ भी यही कार्रवाई होने वाला है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक बस जी बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े और साथ ही डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़े। लेकिन साथ ही अब आपको हम ये भी बता दें कि दरअसल जो इस मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है फिलहाल 2 बिल्डर्स के खिलाफ पे, वेस्ट टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में मामला बीएनएस के तहत दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, बीएनएस की धारा 106 सब क्लॉज 1 लापरवाही या लापरवाही से किए गए कृत्यों से मृत्यु का कारण बनना, और इसके साथ बीएनएस की धारा 125 यानी लापरवाही या लापरवाही से किए गए ऐसे कृत्य जिनसे कि मानव जीवन को खतरा हो, इसके तहत में दर्ज किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि एफआईआर तो हो चुकी है, बीएनएस की धाराएं लग चुकी है, लेकिन 2 बिल्डर्स पर क्या सिर्फ कार्रवाई होगी या उन सभी कर्मचारियों पर, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी जो कि अधिकारी के तौर पर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तो पहुंच गए, या ये कहें कि अपनी आंखों के सामने किसी को दम तोड़ता हुआ देखने के लिए पहुंच गए, मूक दर्शक बनकर के खड़े रहे, हाथ खड़े कर दिए गए कि पानी बहुत ठंडा है, नीचे सरिया है, हमें भी दिक्कत हो सकती है। और वहीं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय अपनी जान की बाजी लगा करके कूद जाता है किसी की जान बचाने के लिए। तो इस सिस्टम पर बहुत बड़ा न केवल तमाचा है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उस सिस्टम के लिए जो कि धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा है। तो प्रश्नकाल में आज ये जानने और समझने की हमने कोशिश की कि आखिर इस सिस्टम की लापरवाहियों का जवाबदेह या जिम्मेदारी कौन तय करेगा, कौन होंगे वो जिम्मेदार, किनसे सवाल पूछे जाए, किनसे जवाब मांगे जाए, और आखिर कब लोगों को इंसाफ मिलेगा, कब ऐसे हादसे